हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 96 का जो भी क्वेश्चन है अर्थात लगभग 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है नॉर्थर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन का यह क्वेश्चन है। इसका एग्जाम जो है 16/12/2024 को हुआ था। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलिए। बोगियों के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई कितना होता है। देखिए यहाँ पर मानक पूछा हुआ है कि बोगियों के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई कितना होता है। तो ये जो होता है मानक अगर पूछता है तो 58 mm, ठीक है। और कंडमिंग साइज अगर पूछता है तो ये होता है 10 mm। कितना होता है? 10 mm होता है कंडमिंग साइज, ठीक है। और न्यू साइज भी मिलेगा आपको आगे, ठीक है। न्यू साइज भी कहीं कहीं आपको 60 भी मिलता है, ठीक है। लेकिन मानक याद रखेंगे, मानक मोटाई 58 mm और कंडमिंग साइज जो है 10 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या लिखा है। बोगी के लिए साइड बिरियर रबर पैड का नाम मात्र ऊंचाई कितना होता है, अर्थात नॉमिनल दाया जो है डायमेंशन या जो है पूछ रहा है। तो ये जो होगा 114 mm होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि बोगी के लिए साइड बैरियर रबर पैड का कंडमिंग आकार, ठीक है। साइड बैरियर के लिए जो है बोगी के लिए साइड बैरियर का रबर पैड का कंडमिंग आकार कितना होता है। तो ये जो होता है 109 mm होता है। कितना होता है? 109 mm होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसनो बोगियों के ओवर रोटेशन स्टॉप लॉग्स का नया आयाम जो है कितना होता है। तो ये होता है 518 mm, ठीक है। कैसनो बोगियों के ओवर रोटेशन स्टॉप लॉग्स के नया आयाम, यहां पर देखिए नया आयाम पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा 518 mm। 5 नंबर में देखिए कि सभी कैसनो बोगियों की बोलिस्टर भूमि सतह मतलब कि सरफेस सतह की बात कर रहा है। यहाँ पर सरफेस सतह का बात कर रहा है कि सतह की घिसाव सीमा जो है कितना होता है। तो ये जो है आपको 3 mm हो जाएगा। कितना? 3 mm हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, हो सके तो कॉपी कलम ले करके इसको लिखते चले तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या करें, कैसनो बोगी के फ्रिक्शन शूज ब्रेक ब्लॉक का नया आयाम कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है 61 mm होता है, ठीक है। कैसनो बोगी का फ्रिक्शन शूज वेज ब्लॉक का नया आयाम कितना होता है। तो ये जो है 61 mm होता है, ठीक है। सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको कॉपी में नोट करते चले तो अच्छा रहेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर है कैसनो बोगी के घर्षण बेज ब्लॉक का निंदनीय मतलब कि कंडमिंग आयाम पूछ रहा है, कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है कि ये कितना होता है। तो ये होता है 54 mm, ठीक है। कितना होता है? 54 mm। 8 नंबर में देखिए कि बीवीसीएम वैगन में किस बोगी प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो बीवीसीएम वैगन में जो है कैसनो बोगी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि बूस्ट वैगन में किस बोगी का उपयोग किया जाता है। तो बूस्ट बोगी में जो है आपको बी नंबर में देखिए कैसनो 22 एचएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोगी जो है कितने प्रकार का होता है, शायद जो आप लोग को किसी किसी को पता नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं जी इसको आपको हम क्लियर कर दें ताकि आप इसको लिख ले तो अच्छा रहेगा। कैसनो ट्रॉली जो है मतलब कि 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। इसको कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। देखिए मैं 1 नंबर से मैं लिख रहा हूं। जैसे 1 नंबर में क्या होता है कैसनोव। अब देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा कैसनोव। हिंदी इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा कैसनोव 22W, ठीक है। 2 नंबर में लिखिए कैसनोव 22W रेट्रोफिटेड, रेट्रो रेट्रोफिटेड
रेट्रोफिटेड। 2 नंबर में हुआ कैसनो 22W रेट्रोफिटेड, ठीक है। 3 नंबर में देखिए कैसनोव, सब में कैसनोव लगा हुआ है, ठीक है। कैसनोव 22WM, ठीक है। 4 नंबर में लिखिए कैसनोव 22, यहाँ पर फिर मैं कैसनोव लिखता हूं, कैसनोव 22NL, NL, ठीक है। इसको रेड कलम से लेते हैं। 5 नंबर में देखिए कैसनोव 22 NLB, NLB, ठीक है। और 6 नंबर में देखिए कैसनोव 22HS, ठीक है। तो बोगी जो है 6 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए बूस्टर वैगन में किस बोगी का उपयोग किया जाता है। अब बहुत सारा बोगी है, अब उस बोगी में कौन कौन कहाँ प्रयोग होगा तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन बोगी कितने प्रकार का होता है। तो 1 नंबर में देखिए कैसनो 22W, 2 नंबर में लिखा है कैसनो 22W रेट्रोफिटेड, ठीक है। और 3 नंबर में है कैसनो 22WM, 4 नंबर में है कैसनो 22NL, ठीक है। 5 नंबर में है कैसनोव 22NLB, 6 नंबर में है कैसनोव 22HS, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बोगी कितने प्रकार के होता है, कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, 9 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बूस्टर वैगन में किस बोगी का प्रयोग किया जाता है, तो कैसनो 22HS का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, कैसनो बोगी के लिए सिलिकॉन मैग्नीज लाइनर्स की वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का वर्ग, कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है कैसनो बोगी के सिलिकॉन मैग्नीज लाइनर की वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये होता है M5 का, ठीक है, M5 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि नए घिसे हुए पहिए की प्रोफाइल फ्लेंज की मूल त्रिज्या कितना होता है। मूल त्रिज्या जो है 14 mm होता है, ठीक है। जैसे आपको एक यहाँ पर हम फ्लेंज बनाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है ना, इसको हम सीधा जाता है, ऐसे जा करके ऐसे, ये मान लेते हैं चक्का का हम ट्रेड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह चक्का मान लेते हैं, इसको चक्का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका जो फ्लैंज जो निकला रहता है ना ऊपर, तो इसी का जो है नए घिसे हुए पहिए का प्रोफाइल फ्लैंज की मोटाई, तो ये जो होता है ना यहाँ का, यह त्रिज्या जो है इसका 14 mm होता है, ठीक है ना। और कहें जैसे कि 14 mm, तो आप देखे होगा कि व्हील फ्लेंज की मोटाई पूछता है, ठीक है। तो व्हील फ्लेंज की मोटाई जो है 28 पॉइंट जो है 5 लिखता है, ठीक है। तो अगर इसको जो है 14, इसका रूट रेडियस नहीं कहेंगे, इसका रूट मतलब कि रेडियस जो है 14 mm, इसको दूना जब हम करेंगे तो 28.5 आ जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखिएगा कि इसका फ्लेंज की मोटाई जो है ये पूछता है, तो कहीं कहीं आपको लिखेगा 29.4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका त्रिज्या जो है हो जाता है 14.5 के आसपास, 14.5 कहीं 4 भी लिखता है, ठीक है। तो इसका जब इसको हम मोटाई मतलब कि दाया जब हम करेंगे तो 29.4 हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि 28 और 29 कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो हाई स्पीड के लिए 29.4 होता है, ठीक है। और ये जो है आपको इसे जनरली जो है 28.5 होता है, ठीक है। और यहाँ का जो देखते हैं हल्का सा झुकाव जो होता है, तो यहाँ पर यह रूट रेडियस, इसी को रूट रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है न्यू जो है 16 mm होता है, ठीक है, 16 mm। और कंडमिंग जो है 14 mm तक ले चलता है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। इसको जो यहाँ पर देखते हैं व्हील का थोड़ा सा यहाँ पर टेपर होता है, चेम्फर उसको बोलते हैं। तो ये जो होता है 45 mm शायद होता है, ठीक है, 45 mm के आसपास चेम्फर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको व्हील के बारे में। तो ये हो गया क्या कह रहा है, नए घिसे हुए पहिए के प्रोफाइल फ्लैंज की मूल त्रिज्या जो है 14 mm हो गया। अब देखिए 12 नंबर में कि व्हील गेज मापा जाता है, ठीक है। तो व्हील गेज जो है हमेशा जो है ऑफलोड कंडीशन में मापा जाता है, लेकिन व्हील गेज जो है किसके और किसके बीच में मापा जाता है, तो कह रहा है कि एक धुरी पर दो पहियों की फ्लैंज की बीच की दूरी को जो है व्हील
मतलब कि गेज कहा जाता है, ठीक है। व्हील गेज जो है उसको कहा जाता है एक ही धुरा पर जो है दोनों फ्लैंज के जो बीच की जो दूरी जो होता है उसी को व्हील गेज कहा जाता है, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक एक्सल हो गया, ठीक है। एक्सल हो गया, यहाँ पर हमने चक्का लगा दिया, ठीक है। तो दोनों व्हील के बीच की दूरी को ही व्हील गेज कहा जाता है, ठीक है। तो व्हील गेज, तो आपको हम जो है कैसनोव के बारे में मतलब कि गुड्स स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हील गेज जो है, यहाँ पर क्वेश्चन व्हील गेज की बात किया, तो व्हील गेज जो है आपको यहाँ पर हम लिख दें स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज जो है 1600 mm होता है, ठीक है। 1600 mm, ठीक, स्टैंडर्ड हो गया। अब इसमें जो है अधिकतम और न्यूनतम पूछता है, मतलब कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो है हम अब किसके लिए लिख दें आपको, जैसे हम पहले लिखिए देखते हैं 1600 +2 -1, ठीक है। तो 1600 +2 - 1 जो व्हील गेज जो होता है, ये जो होता है आईसीएफ और गुड्स के लिए, ठीक है। गुड्स के लिए, आईसीएफ और गुड्स के लिए। लेकिन यही एलएचबी में जो है 1600, यहाँ पर हम एलएचबी अगर लिख दे एलएचबी का, तो ये होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर जीरो छूट गया, ठीक है। तो 1600 +- 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसी पर हम आपको समझा देते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण सब हो रहा है। आप स्टैंडर्ड साइज जान गए, स्टैंडर्ड साइज जो है 1600 होता है। अब मैक्सिमम और मिनिमम इसी में हम समझा देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 1600 +2 -1, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम पूछता है अधिकतम, तो 1600 में 2 जुट जाएगा, मतलब 1600 जो है 1602 हो जाएगा। मिनिमम पूछता है तो -1 अर्थात 1599 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो किसके लिए, आईसीएफ और गुड्स के लिए, आईसीएफ और गुड्स के लिए, समझ रहे हैं ना। अगर मिनिमम पूछता है तो मतलब 1 घटेगा 1600 में, तो 1599, और अधिकतम पूछता है तो 2 जुट जाएगा, यानी 1602 हो जाएगा आईसीएफ और गुड्स के लिए। लेकिन एलएचबी कोच के लिए, एलएचबी एलएचबी कोच के लिए जो है 1600 +- 1 होता है। तो इसमें अधिकतम हो जाएगा 1601, मतलब कि 1601, और न्यूनतम हो जाएगा 1599। हमने क्या बात कर रहे हैं, व्हील गेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्हील गेज जो है मापा जाता है एक ही धुरी पर दो पहियों के बीच की दूरी। मान लेते हैं पहिया हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी जो है व्हील गेज कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं व्हील बेस में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोच हो गया, कोच या वैगन जो भी समझिए, और यहाँ पर हमने ट्रॉली लगा दिया या बोगी लगा दिया। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपको क्या बोलते हैं चक्का लगा हुआ है, तो व्हील, ये तो व्हील गेज के बारे में समझे, और एक होता है व्हील बेस, ठीक है। तो दोनों दोनों मतलब कि पहियों के बीच, दोनों बोगियों में जो इनर जो क्या बोलते हैं चक्का जो होता है उनके सेंटर से लिया जाता है। तो ये दोनों चक्कों के बीच की दूरी जो है उसी को व्हील गेज व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। दोनों चक्कों के बीच की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। तो व्हील बेस अब देखिए अब अलग अलग है। अगर हम पहले एल एच बी का अगर हम लिखें, तो एल एच बी में जो होता है 2560 होता है। आईसीएफ में लिखें, आईसीएफ में तो ये हो जाता है 2896 हो जाता है, ठीक है। और गुड्स में अगर हम लिखें तो ये हो जाता है 2000 +- 5, समझ रहे हैं ना। ये क्या हम बात कर रहे हैं, व्हील बेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बोगियों के इनर जो चक्का जो होता है, व्हील जो होता है, उनके जो सेंटर जो होता है दोनों जनरल के बीच में, तो उन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। तो एलएचबी में 2560 होता है, आईसीएफ में 2896 होता है, और गुड्स में 2000 +- 5 होता है, ठीक है। और +- 5 का अब बताएंगे आपको आगे, इसका क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह हम बताएं तो एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे बहुत देर तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 13 में देखिए कह रहा है कि कैसनोव ट्राली में कितने साइड फ्रेम होते हैं। कैसनोव ट्राली में कितने साइड फ्रेम होते हैं, तो कैसनोव ट्राली में 2 साइड फ्रेम होता है, ठीक है। साइड फ्रेम
साइड फ्रेम के बारे में अगर आपको डिटेल रूप से जानना है, अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए कि कैसनो बोगी जो होता है वो ट्रॉली में जो है दो साइड फ्रेम को लोअर फ्लैंक जोड़कर बनाई जाती है। कैसनो ट्रॉली दो साइड फ्रेम को लोअर फ्लैंक जोड़कर बनाई जाती है। साइड फ्रेम कास्ट स्टील से मजबूती बनाया जाता है, मतलब कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें बीच में बोलिस्टर हाउसिंग और किनारों पर साइड फ्रेम जा बने होते हैं, जिसमें एडाप्टर के साथ व्हील लगा रहता है। साइड फ्रेम में ब्रेक बीम के लिए पॉकेट बने होते हैं। साइड फ्रेम में बटन बने होते हैं, जिससे उसके व्हील बेस का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। व्हील बेस जो है हमने अभी आपको बताया कि गुड्स में जो है व्हील बेस जो है 2000 प्लस माइनस 5 होता है। गुड्स में हम फिर से मैं लिखता हूं, गुड्स में जो है व्हील बेस जो है, व्हील बेस आपको 2000 प्लस माइनस 5 होता है। ठीक है। तो कैसे 5 होता है उसके बारे में आप जानिए। हमने अभी बताया, फिर से मैं बताता हूँ कि रिजिड व्हील बेस जो है गुड्स का 2000 प्लस माइनस 5 होता है, जिसमें बटनों की संख्या से पता लगाया जा सकता है, हमने पढ़ा। ठीक है। तो बटन उसमें होता है ABCD, मतलब कि 5 तक होता है बटन। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर थोड़ा सा जगह भी है, हम लिख दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, आप लिख लीजिए, टाइम तो लगेगा लेकिन लिख लीजिएगा, हम आप ही के लिए हम बात बता रहे हैं। ठीक है। अगर व्हील का मतलब व्हील बेस जो है 1995 1995 से 1997 1997 अगर रहता है व्हील बेस, तो बटनों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। यहाँ पर बटन की संख्या लिख दीजिए, बटन की संख्या। और यहाँ पर क्या लिखिएगा? व्हील बेस। ठीक है। तो व्हील बेस 1995 से 1997 है, तो बटन 1 होगा, बटन की संख्या 1 होगा। और फिर अब 97 यहाँ लिख दीजिए। 1997 से 1999 अगर रहता है तो बटन की संख्या हो जाएगा 2, और फिर अब 99 वहां आ जाएगा। यहाँ पर 1999 से 2001 अगर रहता है तो बटन की संख्या 3 हो जाएगा, और 2001 से आपको 2003 तक रहेगा तो बटन की संख्या 4 हो जाएगा, और व्हील बेस आपका 2003 से 2005 तक रहेगा तो बटन की संख्या 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वही हमने बताया, व्हील बेस जो है 2000 प्लस माइनस 5 होता है। तो व्हील बेस जो है 2000 प्लस माइनस 5 होता है, और उसमें बटनों की संख्या जो होता है, जो बटन की संख्या से साइड फ्रेम में जो है फिर जो क्या बोलते हैं, बटनों की संख्या जो होता है, जिससे कि हम लोग व्हील बेस का जो है पता करते हैं। साइड फ्रेम में बटन बने होते हैं, साइड फ्रेम में बटन होते हैं। आपके क्वेश्चन में था कि साइड फ्रेम कितने होते हैं, तो साइड फ्रेम 2 होते हैं, जिसमें बटन बने होते हैं, और उसी बटन से ही व्हील बेस का हम लोग पता लगाते हैं। तो व्हील बेस जो है, अगर बटन की संख्या 1 है तो व्हील बेस होगा 95 से 97। अगर बटन की संख्या 2 है तो समझिए कि व्हील बेस 97 से 1999 है, और 1999 से 2001 है तो बटन की संख्या 3 हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बोल दिए। ठीक है। 14 नंबर में कह रहा है कि माल स्टॉक के ब्रेक ब्लॉक की निंदनीय आकार क्या होता है, अर्थात कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है। तो हमने ऊपर अभी बताया कि ब्रेक ब्लॉक का माल स्टॉक में जो है ब्रेक ब्लॉक का निंदनीय आकार अर्थात कंडमिंग साइज जो है 10 mm होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि बॉक्स वैगन के 10 पेडेस्टेड लेमिनेटेड स्प्रिंग का फ्री कैम्बर है, कितना है? तो ये जो है 47 प्लस 6 माइनस 0 mm। 16 नंबर में देखिए कि एचएस को छोड़कर कैसनो बोगी के आंतरिक स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई जो है कितना होता है। ठीक है। नाममात्र मुक्त ऊंचाई ये जो है पूछ रहा है 16 नंबर। तो हम चाह रहे हैं कि आपको जो है टोटल बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा सा, इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं।
ठीक है। एचएस को छोड़कर कह रहा है कि कैसनो बोगी का जो है आंतरिक मतलब कि इनर स्प्रिंग की अब बात कर रहे हैं, नाममात्र ऊंचाई कितना होता है। ठीक है, तो इनर आउटर आप दोनों जानिए। ठीक है, उसका फ्री हाइट, तो देखिए फ्री हाइट जो है आपका आउटर, हम यहाँ लिखते हैं आउटर, आ दे के 0 आउटर, और यहाँ देख के ई दे के 0 मतलब इनर। ठीक है, फ्री हाइट, तो फ्री हाइट स्प्रिंग का जो है आउटर, आउटर जो है 260 mm होता है। ठीक है, और इनर जो है 262 mm होता है। ठीक, और इसी को कंडमिंग साइज दे, तो ये तो न्यू हो गया। ठीक है ना, न्यू हम एन लिख देते हैं, न्यू आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और कंडमिंग साइज अगर पूछा जाए तो इसी का हो जाता है 200, यानी आउटर वाला 245 और इनर वाला जो हो जाता है 247 mm। ठीक है ना, ये हो गया आपको इनर आउटर कंडमिंग और नया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग जो होता है उसमें घुमावदार इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है बायां दायां वाला। ठीक है, तो घुमाव का प्रकार अगर हम लिख दें या घ लिख देते हैं घुमाव का प्रकार। ठीक है, तो घुमाव का प्रकार जो है आउटर, आउटर में बायां होता है, बायां लिख लीजिएगा बायां। ठीक है, और इनर में जो होता है दायां होता है। ठीक है, घुमाव जो है आउटर में बायां और इनर में दायां। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ये आप जान गए। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कैसनो बोगी के नए पेडेस्टल जो लंबे बीच की दूरी जो है कितना होता है, ये चीज जो है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको 236 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब देखिए डायमेंशन वाला है, मैं आप लोगों को वीडियो जो है, वीडियो कह रहे हैं पीडीएफ हमने दिया है गुड से वीवीआई डायमेंशन। ठीक है, उसको उस पीडीएफ को निकाल कर आप पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्स वाला वीवीआई देखिए, एक मैं कैरिज वाला दिया हूँ एलएचबी आईसीएफ जो है उसमें दिया हुआ है, और एक गुड्स वाला डायमेंशन का अलग मैं पीडीएफ दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो गुड्स वाला अगर पीडीएफ पढ़िएगा डायमेंशन वाला, तो उसमें जो है सब के सब ये दिया हुआ है। ठीक है, और वीवीआई वैगन का जितना लगभग 3000 हम मॉडल क्वेश्चन बैंक वीवीआई क्वेश्चन बैंक जो दिए हैं उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन टाइपिंग किया हुआ है एकदम चुन चुन करके, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्रैश कोर्स के बराबर है वो। तो उसको जो है आप लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब 19 नंबर क्वेश्चन जो है 19 नंबर, सभी कैसनो बोगियों के ओवर रोटेशन स्टॉप लॉग्स का नया आयाम कितना है। कंडमिंग हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में जो है इसका बी हो जाएगा 518 mm। ठीक है, हमने 18 में पढ़ी थी कैसनो 22 WM बोगी के लिए पेडेस्टल जा नया आयाम क्या है 18 नंबर में, तो हमने 18 का आंसर 278 mm हो जाएगा। ठीक है, 278 mm, और 19 नंबर में आपको 518 mm। ठीक, 20 नंबर में कैसनो 22 HS बोगी के स्नोबर स्प्रिंग का नाममात्र ऊंचाई जो है पूछ रहा है, नॉमिनल फ्री हाइट या पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया 293 mm। ठीक है, तो इसका 293 या स्नोबर स्प्रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, स्नोबर स्प्रिंग का, तो स्नोबर स्प्रिंग का भी हम बता दें आपको, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऊपर तो मैंने इनर और आउटर स्प्रिंग का बताया था। ठीक है, इनर और आउटर का, लेकिन स्नोबर का भी आप देख लीजिए। ठीक है, स्नोबर का यहाँ पर हम लिख देते हैं स्नोबर, आप लिख लीजिएगा स्नोबर, स्नोबर। ठीक है, स्नोबर, तो इसका फ्री हाइट जो है, फ्री हाइट जो है आपको न्यू में जो है 200, यहाँ पर क्या लिखता है नॉमिनल फ्री हाइट। ठीक है, तो 293 यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर 294 भी होता है। ठीक है, 294 आपको थ्योरी में पढ़िएगा तो 294 मिलेगा। ठीक है, तो यह फ्री हाइट हो गया, फ्री हाइट के मतलब न्यू हो गया। ठीक है, और इसी का जो है कंडमिंग अगर देखिएगा कंडमिंग, ठीक है, कंडमिंग ये तो फ्री हाइट हो गया, कंडमिंग इसका स्नोबर का, तो ये हो जाता है 207.9 यानी 289 mm। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम किसका बात कर रहे हैं, स्नोबर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्नोबर स्प्रिंग का न्यू साइज मतलब फ्री हाइट जो है, न्यू में जो है फ्री हाइट जो है आपको 294, यहाँ पर आपको 93 दिया है। ठीक है, और कंडमिंग साइज जो है फ्री हाइट
आपको कंडमिंग में हो जाए 279 mm हो जाएगा। एस नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग का नहीं। स्प्रिंग का हमने ऊपर बता दिया है कि स्प्रिंग का जो है फ्री हाइट आउटर का 260, इनर का 262, ठीक है, और कंडम साइज आउटर का 245 और इनर का 247 हमने ऊपर लिखकर बताया है। नहीं देखें तो वीडियो को बैक करके देखें, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कैसनो बोगी के घर्षण जूते वेज ब्लॉक के घर्षण सतह की पहनने की सीमा जो है क्या है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है 7 mm होता है। 22 नंबर कैसनो बोगी के फ्रिक्शन शूज वेज ब्लॉक के ढलान सतह की घिसाव सीमा कितना होता है। तो 22 के सी जो है मतलब 3 mm। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। तो इसको जो है कॉपी में एक जगह लिख करके और उसको रट मार लीजिए, ठीक है। लेकिन तुलना करके अगर लिखिएगा, जैसे हमने अभी इस नंबर के बताया कंडमिंग और न्यू, स्प्रिंग का फ्री हाइट कंडमिंग और न्यू, जैसे हमने आपको बताया, एक जगह अगर आप लिखते हैं ना तो उसको जो है याद करने में सुविधा होगा और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह लिख करके अगर याद किया जाए तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो 23 नंबर में कैसनो बोगी के बाहरी स्प्रिंग के समान मुक्त ऊंचाई जो है कितना होता है। तो अभी हमने बताया कि 260 होता है, ठीक है, आउटर का बोला है ना, बाहरी, ठीक है। अभी इनर जो है, अभी इसका हमने बताया है कि इनर का जो है आपको 262 होता है, ठीक है। आउटर जो है क्या पूछा है, बाहरी, आउटर का 260। अगर इनर का पूछता है तो यहाँ पर दिया हुआ है 262 इनर का दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का कंडमिंग साइज जो है हम अभी अब बताया कि 245 हो जाएगा और इसका कंडमिंग साइज 247 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, लिख लीजिएगा। हाँ, तो आ गए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। तो 24 में कह रहा है डीबी को अलग करते समय रेल लाइन के संबंध में हैंडल की स्थिति क्या होगा, ठीक है। तो आप देखे होइएगा चाहे वो कोई भी मतलब कि चाहे वो कैरिज हो या बैगन, ठीक है, उसमें जब डीबी जो लगा रहता है उसमें जो हैंडल जो लगा रहता है तो मतलब कि रनिंग पीरियड में, चालू पीरियड में उसका हैंडल नीचे की तरफ लटका रहता है, ठीक है, नीचे की तरफ लटका रहता है, अर्थात क्या होता है, वर्टिकल। लेकिन ये कह रहा है कि अलग करते समय जब उसको खोलते हैं अर्थात तो कार्य की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में जो है वह उसको हैंडल को उठा दिया जाता है, अर्थात लाइन के समानांतर हो जाता है, अर्थात हॉरिजेंटल हो जाता है, ठीक है। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि IRCA भाग 4 किसके मतलब अंतर्गत आता है, क्या उसमें शामिल है। तो भाग 4 जो है कोचिंग स्टॉक से संबंधित है, ठीक है ना, कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। बी नंबर में देखिए कोचिंग मेंटेनेंस से संबंधित है, ठीक है। और उसी में अगर क्या बोलते हैं IRCA का भाग अगर 3 पूछता तो ये हो जाता गुड्स, गुड्स गुड्स मेंटेनेंस से संबंधित है, ठीक है। IRCA का भाग 3 जो है किससे संबंधित है, तो गुड्स स्टॉक से संबंधित है, गुड्स मेंटेनेंस, ठीक है। अब भाग 4 जो है कोचिंग मेंटेनेंस से संबंधित है, ठीक। तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए RDSO का जो हमने PDF आपको दिए हैं या RDSO का वीडियो भी हमने 3 पार्ट में हमने बनाया है, RDSO IRCA का, उसमें प्लान हेड का भी हमने बनाया है, ठीक है ना, PH का भी, ठीक है। तो वो जाकर वीडियो देखेंगे, पूरा डिटेल रूप में IRCA का हमने बताया है। अब इसमें बताऊं तो फिर इसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। उस वीडियो को सर्च करेंगे मेरे चैनल पर LDC रेलवे टेक RDSO, वो आपको वीडियो सामने आ जाएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो, अगर आप PDF लिए हैं तो RDSO वाला PDF पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 26 नंबर भारतीय रेलवे में बायो टॉयलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। बायो टॉयलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो C नंबर में खत्म करना, मतलब कि जो भी मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं उसको दुर्गंध या क्या बोलेंगे उसको, गंदगी, उस सबको खत्म करने का मुख्य उद्देश्य बायो टॉयलेट है, ठीक है ना। गंदगी कहिए यानी साफ सुथरा रहे। आगे बढ़िए 27 नंबर कह रहा है बायो टॉयलेट में मानव अवशिष्ट उपचार के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है। तो जीवाणु अपघटन, मतलब
जीवाणु उसमें बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग जो है किया जाता है, तो उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे कुछ ऐसा देखिए, क्योंकि बायो टॉयलेट जो है मतलब वो चेंजिंग हो रहा है। पहले कुछ और बायो टॉयलेट था, आरडीएसओ ने जो है फिर बाद में जो है कुछ अलग बायो टॉयलेट अब मतलब बनाया। बाकी दिन पर दिन जो है उसका नया जो है मॉडल जो है आते रहता है। तो फर्स्ट वाला जो बना था तो उसमें क्वेश्चन पूछता था कि भाई उसमें बायो टॉयलेट में कितने चैम्बर होते हैं, तो हम लोग मारते थे कि 6 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो फिर मॉडिफाइड जो किया गया, तो अब वाला में जो नया वाला में जो है चैम्बर की संख्या जो है 7 हो गया है, 7 चैम्बर हो गया है। और इसमें एक अलग से जो है अलग से क्लोरीन का एक और मतलब कि क्या बोलते हैं पार्ट का या बॉक्स का ये अलग से एक लगाया गया है। ठीक है, अलग से, तो ये मिला करके लगभग 8 चेम्बर हो जाता है, 8 चेम्बर। ठीक है, नया वाला मॉडिफिकेशन में। ठीक, तो इसके अगर हम क्या बोलते हैं बायो टॉयलेट के बारे में अगर हम डिटेल रूप से आपको पढ़ें तो या बताएं तो आप इसको थोड़ा एक बार लिख लीजिए अगर वीडियो को रोक करके। ठीक है, कैसे कि ये थोड़ा नया मॉडिफिकेशन वाला बायो टॉयलेट है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि बायो टॉयलेट जो है एलएचबी कोच में 425 किलो पूरा टैंक का वजन है। ठीक है, कितना? 425 किलो वजन का टॉयलेट फ्लोर के नीचे कोच के अंडर फ्रेम में 4 ब्रैकेट के माध्यम से लगा होता है, जिसमें 7 चैम्बर होते हैं तथा क्लोरीन चैम्बर अलग से लगाया होता है। इसको लेकर 8 चैम्बर हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक चैम्बर को एक प्लेट के माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चैम्बर को एक प्लेट के माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक है, और साइड वॉल में पॉलीग्रास पॉलीग्रास में घास का, ठीक है, पॉलीग्रास का 10 मोटाई का एक पॉलीग्रास लगाया जाता है। ठीक है, उसी पॉलीग्रास में जो है बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें 10 फिर से मैं बोल देता हूं कि साइड वॉल में पॉलीग्रास जो है 10 मोटी का मतलब मोटाई का लगाया जाता है। टैंक का कुल मात्रा 600 लीटर होता है। कुल मात्रा कितना होता है? 600 लीटर होता है। नया वाला है भाई मेरा, पहले वाला कुछ अलग था, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया 150 लीटर डाला जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया कितना डाला जाता है? 150 लीटर जो है डाला जाता है। और ये बैक्टीरिया पॉलीग्रास में छिपे रहते हैं तथा वहीं पर डेवलप करते हैं। ठीक है ना, और पी टैप के माध्यम से मानव अपशिष्ट अंदर जाता है। कौन सा? पी टैप के माध्यम से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है किस माध्यम से, मतलब कि मानव जो है वेस्ट अंदर जाता है तो पी टैप। ठीक है ना, तो आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन किया था कि बायो टॉयलेट मानव अपशिष्ट उपचार के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो जीवाणु अपघटन का मतलब प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन सा जीवाणु होता है? एनाएरोबिक। एनारोबिक नहीं लिखिएगा, एनाएरोबिक। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग जो है किया गया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूवमेंट के दौरान कोच की उचित स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस सिस्टम का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन जो होता है ना, मतलब कि निलंबन, उसी के बारे में जो है निरीक्षण जो है किया जाता है। ठीक है, कह रहा है, फिर से मैं इसको पढ़ दूं कि मूवमेंट के दौरान जो मूवमेंट जो करता है दोलन इधर उधर, ठीक है, तो कह रहा है दौरान कोच की उचित स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस सिस्टम का निरीक्षण मतलब जांच किया जाता है, तो निलंबन का। आप जानबे करते हैं कि प्राथमिक सस्पेंशन के रूप में जो है एलएचबी कोच में स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें प्राइमरी सस्पेंशन जो है आपको डैम्पर का भी, वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर का भी प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे डैम्पर है, अर्थात 4 प्रकार के लगभग डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी सब यहाँ पर आपके ऑप्शन में है निलंबन अर्थात सस्पेंशन। सस्पेंशन कहने से सब उसमें आ जाता है, स्प्रिंग से लेकर डैम्पर सैम्पर सब आ जाता है। ठीक है, इसीलिए सस्पेंशन लिखा गया। तो सस्पेंशन का जो है जांच किया जाता है। ठीक है, ताकि मूवमेंट जो है इधर उधर जो करता है वो सब नहीं करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
पीठ निरीक्षण के दौरान कोच के किस हिस्से की टूट फूट की जांच किया जाता है? तो पीठ लाइन में जो है आपको व्हील का टूट फूट की जांच किया जाता है, ताकि व्हील कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, नहीं तो ट्रैक से उतर जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रेलवे कोच में बोगी का क्या कार्य है? रेलवे कोच में बोगी का क्या कार्य है? तो थोड़ा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। पहियों और सस्पेंशन को सहारा देना, पहियों और सस्पेंशन का सहारा देना। देखिए ये सब मतलब कि आम जो है, आम बात है। चलिए, ट्रेन के डिब्बों के संदर्भ में एलएचबी का मतलब क्या है? तो एलएचबी का फुल फॉर्म पूछ जाता है तो आप जानबे करते हैं कि लिंक हाफमैन बूश, इसका मतलब होता है लिंक हाफमैन बूश। और इसमें कौन सा किस बोगी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपको फिएट, FIAT, फिएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं फिएट का भी मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका होता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फिएट का फुल फॉर्म हो जाता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। एलएचबी का भी फुल फॉर्म लिंक हाफमैन बूश, जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, और वहीं आईसीएफ में आईसीएफ में अगर पूछा जाए तो कौन सा मतलब कि बोगी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है BMBC, अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाला बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी विशेषता एलएचबी कोच को आईसीएफ कोच से ज्यादा सुरक्षित बनाती है? ठीक है ना, तो ये जो है आपको बी नंबर में, उसमें एंटी टेलेस्कोपिक डिजाइन किया गया। एंटी टेलेस्कोपिक का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोच हो गया और यहाँ पर कोच हो गया, तो यहाँ पर जो ये सीबीसी जो लगा रहता है, इसमें एंटी टेलेस्कोपिक होता है। इससे फायदा क्या होता है कि एक कोच दूसरे कोच पर एक्सीडेंट के समय में नहीं चढ़ेगा। ठीक है, जब एक्सीडेंट होगा तो एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ेगा, इसीलिए यह आईसीएफ के मुकाबले में एलएचबी कोच ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, तो यही कह रहा है क्योंकि इसमें एंटी टेलेस्कोपिक जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन वहीं आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर बफर लगा रहता है। ठीक है ना, बफर, तो बफर एक दूसरे में टकराता है और ये स्क्रू कपलिंग जो है यह खुल जाता है और एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो यह सुरक्षित नहीं है एलएचबी के मुकाबले में या एलएचबी के तुलना में। ठीक है, तो एलएचबी के तुलना में आईसीएफ उतना सुरक्षित नहीं है, एलएचबी ज्यादा सुरक्षित है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या करें, एलएचबी कोच किस तरह का ब्रेकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डिस्क ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एयर ब्रेक सिस्टम होता है, एयर ब्रेक विथ डिस्क ब्रेक। ठीक है ना, एयर ब्रेक के साथ साथ डिस्क ब्रेक भी होता है। ठीक है, इसमें एयर ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, कहीं डिस्क लिखा है, डिस्क आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें डिस्क सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, या जिसे चक्का होता है, चक्का के बीच में जो है यहाँ पर जो है डिस्क लगा होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं डिस्क के बारे में बता दूं। डिस्क में जो है यहाँ पर फिंस लगा होता है। फिंस, क्वेश्चन आता है कि फिंस जो है किस उद्देश्य से लगाया गया है? तो यह कूलिंग के दृष्टि से लगाया गया है। ठीक है, इसकी मतलब मोटाई जो है 110 mm होता है, इसकी दाया जो है 640 mm होता है, और यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और क्या बता दें इसके बारे में, यह दोनों तरफ से मतलब एक साइड से 7 mm, ठीक है, और एक तरफ से 7 mm, अर्थात दोनों तरफ से मिला करके कुल 14 mm अगर घिस जाए तो हम इसको बदल देंगे। और दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 1030 mm होता है, और व्हील और डिस्क के बीच की दूरी जो है 175 mm होता है। ठीक है, और चलिए बहुत हो गया, डिस्क के बारे में मैंने टोटल क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में, सवारी की गुणवत्ता के मामले में एलएचबी कोच आईसीएफ से किस तरह अलग है? गुणवत्ता के मामले में यह क्वेश्चन कर रहा है।
तो देखिए एएलएचबी कोच में सवारी की गुणवत्ता बेहतर होता है, इसलिए कि उसका राइडिंग इंडेक्स कम होता है। जैसे एएलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 से 2.75 तक होता है, ठीक है ना। जबकि एएलएचबी का, ठीक है ना, एएलएचबी का और आईसीएफ का जो है 3.5 के लगभग बराबर होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका राइडिंग इंडेक्स ज्यादा, राइडिंग इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हिल डुल जो भी होता है गाड़ी में, आपको जो जर्किंग वगैरह लगता है वो सब, वही सब राइडिंग इंडेक्स उसको मतलब राइडिंग क्वेश्चन आता है कि राइडिंग राइडिंग इंडेक्स का मतलब कि मापांक जो है उसका क्या है, तो राइडिंग इंडेक्स का कोई माप नहीं होता है, ठीक है ना। उसको कंफर्टेबल के हिसाब से मतलब आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। इसीलिए जो है इसका राइडिंग इंडेक्स कम होता है एलएचबी का, इसलिए वो ज़्यादा आरामदेह होता है। बहुत सारे डैम्पर लगे होते हैं, सस्पेंशन के रूप में भी बहुत सारा चीज़ लगा रहता है, इसीलिए सुरक्षित है, सुरक्षित भी है प्लस आरामदेह भी है। 36 नंबर में बेहतर सुरक्षा के लिए एलएचबी कोच किस प्रकार कपलर से सुसज्जित है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको टाइट लॉक कपलर, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया टाइट लॉक सीबीसी, ठीक है ना। जैसे कि यह कोच हो गया, हमने अभी ऊपर बताया कि इसमें जो सीबीसी जो लगा रहता है, टाइट लॉक सीबीसी लगा रहता है, सेंटर बफर कपलर, टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, ठीक है। जो एंटी टेलेस्कोपिक होता है, जो एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है, यहाँ पर फंस जाता है वह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में कि एएलएचबी कोच के मुख्य रूप से किस प्रकार ट्रेन में उपयोग किया जाता है। तो एएलएचबी कोच का जो है उपयोग जो है हम लोग हाई स्पीड के लिए करते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर 37 नंबर है, तो 37 नंबर का सी नंबर में हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, यानी अर्थात ज्यादा दूरी वाला और हाई स्पीड ज्यादा तेज चलने वाला गाड़ी में हम लोग एएलएचबी कोच का प्रयोग करते हैं। एलएचबी कोच के हल्के निर्माण का क्या लाभ है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपसे कर रहा था। तेज त्वरण और मंदी, मतलब हल्का है तो उसका मतलब त्वरण जो है कम होता है, ठीक है ना। फास्टर मतलब एक्सीलरेशन एंड डिक्सीलेशन, ठीक। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 में भारत में एलएचबी कोच के लिए कौन सी रंग योजना का मतलब प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखबे करता है कि रेड से जो है, रेड ग्रे जो है एलएचबी कोच में लगा रहता है रंग जो है। 40 नंबर एलएचबी कोच में शोर का स्तर आईसीएफ की तुलना में कैसा है, तो कम है, उसमें शोर कम होता है, जानबे करते हैं क्योंकि राइडिंग इंडेक्स उसका कम होता है, ठीक है। आगे बढ़िए 41 नंबर क्वेश्चन में कि दुर्घटना के दौरान एलएचबी कोच का एक बड़ा फायदा क्या है, क्या है एक बड़ा फायदा। तो बी नंबर में देखिए, यहाँ पर बी में लिखा है कि एंटी क्लाइंबिंग के कारण सुरक्षित होता है, ठीक है, एंटी क्लाइंबिंग होता है। 42 नंबर में देखिए भारतीय रेलवे में एलएचबी कोच की पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया। देखिए थोड़ा सा रेल से जीके वाला यह क्वेश्चन है कि भारतीय रेल में एलएचबी कोच पहली बार कब शुरू किया गया था। तो ये जो है 2000 ईस्वी में जो है यह शुरू किया गया था। 43 नंबर आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक सेंटर प्लेट की मोटाई कितना होता है। हेड स्टॉक की बात कर रहा है, ठीक है। सेंटर प्लेट की मोटाई जो है यह पूछ रहा है, तो ये होता है 10 mm, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, पहले इसका क्वेश्चन मैं खत्म कर दूं थोड़ा सा, 3-4 क्वेश्चन है ये, ठीक। आईसीएफ में इनर हेड स्टॉक बीम प्लेट की मोटाई कितना है, तो ये होता है 8 mm, ठीक है ना। कितना होता है 8 mm। और 45 नंबर में आईसीएफ के बाहरी हेड स्टॉक की मोटाई जो है कितना होता है, तो ये भी होता है 8 mm, ठीक। तो अब इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक आईसीएफ कोच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानबे करते हैं कि आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग लगा होता है, तो यहाँ पर जो प्रथम वाला जो हेड स्टॉक होता है, यहाँ पर लगभग होल टाइप का कटा रहता है, ठीक है। इसी में जो है स्क्रू कपलिंग जो है लगा रहता है, यहाँ पर अपना कपलिंग जो है लटका रहता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इनर वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन कह गया आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक सेंटर प्लेट, यहाँ पर सेंटर प्लेट दिया है ना, जो इनर वाला जो होता है, तो इसका मोटाई जो है प्लेट का कितना हो जाएगा, तो 10 mm हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन किया है कि आईसीएफ में बाहरी हेड स्टॉक की मोटाई कितना होता है, जो ये बाहरी वाला है तो इसका जो है 8 mm हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन के आईसीएफ में इनर हेड स्टॉक के बीम वेव जो इसमें जो होता है ना, इसमें बीम वेव वाला, तो इसमें ये जो है इसका भी 8 mm हो जाता है, ठीक है ना। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आईसीएफ में फ्लोर साइड मोल्डिंग की मोटाई कितना होता है। ठीक है, 46 नंबर। तो सी नंबर में देखिए 2 mm होता है। देखिए सब फिर डायमेंशन वाला आ गया क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा। आईसीएफ में टॉप फ्लोर, देखिए टॉप फ्लोर, बॉडी साइड पिलर, बॉडी साइड एंड वाल पैनल, कमर रेल, लाइट रेल, ये सब मतलब इसका मोटाई सब पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है 3 mm होता है। ठीक है, आईसीएफ आईसीएफ कोच में रूफ सीट की मोटाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रूफ सीट वाला बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो रूफ सीट वाला जो है 1.6 mm होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप 1.6 mm। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में करके यदि जंग के लक्षण दिखाई दे तो लिफ्टिंग पैड के ऊपर, ठीक है, साइड वाल सीट को डैश की ऊंचाई तक जो है काट देना चाहिए। कहां तक काटना चाहिए? तो 500 mm तक काट देना चाहिए। जैसे कोच होता है तो जब यहाँ पर नीचे वाला जो जंग जो लग जाता है सोल बार के ऊपर, ठीक है ना, तो कहां तक काटना चाहिए? ऊपर तक। तो 500 mm तक इसको काट करके अगर जंग लग जाता है तो निकाल कर फिर इसको लगा देना चाहिए। ठीक है, अच्छा 50 नंबर में टॉप फ्लोर की साइड दीवार या साइड दीवार की दीवारों आदि के लिए जंग प्रतिरोध स्टील सीट के लिए विनिर्देश संख्या यह पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है IRSM 4197। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मैं याद दिला दूं कि ये जो है RDSO वाला जो मैंने वीडियो बनाया है IRCA वाला, उसमें आपको यह क्वेश्चन आपका विनिर्देश वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जाकर के इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को जो है क्लियर किया है। हम 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक कर दीजिए और दूसरे जोन में आप जहाँ वहाँ नहीं लेकिन दूसरे जगह में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं बता दूं कि मुझसे जुड़िए और टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। LDC JEE WM AME ADME जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है वो सारे के सारे लोग यहाँ से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो आप ऊपर भी मैंने फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे और आप लोग जो है PDF प्राप्त करेंगे, टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे। हर तरह का गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे जो है तैयारी कराया जाएगा ताकि आप अच्छा से अच्छा मतलब कि मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो यहाँ तक बने तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि रेलवे बोर्ड का जो लेटर उस पर ध्यान न दे करके आप अपने समय का ख्याल रखें, समय को बर्बाद न होने दें। आप टेस्ट सीरीज में भाग लें या जो भी आपके पास मटेरियल या PDF या वीडियो जो भी है उस पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ाई को स्टॉप न करें। नहीं तो जब एकाएक RRB जब नोटिफिकेशन निकालेगा कि इस तरह का एग्जाम होगा तो आप उस वक्त देखिएगा कि हमारा सारा क्वेश्चन हम भूल गए, 1 महीना पढ़ाई गैप कर दिए। और कहने का मतलब है कि आप डिस्टर्ब खा जाइएगा और मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो टेस्ट देने से आपका पढ़ाई का रेगुलेटिव बना रहता है, आपको समझ में आते रहता है कि हमारा तैयारी कितना है, हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।